us free. The truth will make us free. Someday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. 9 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह आज उस पिता और माँ के लिए ये रोज वाली सुबह न थी। क्या गुजरी होगी एक बाप के दिल पर जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से उसे फोन आया कि उसकी 31 वर्षीय बेटी जो उसी हॉस्पिटल में पीजी अंडर ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर कार्यरत है, उसकी तबीयत कुछ खराब है और फौरन हॉस्पिटल आने को इत्तला किया गया। पहले तो उन्हें जैसे विश्वास ही न हुआ कि पिछली रात 11 बजे ही तो माँ ने बेटी से अच्छे से बात किया, खाना खाया कि नहीं, राउंड्स कितने बजे लेने जाओगी और आज की ड्यूटी में कितने और सारे काम हैं, ये सारी बातें हुई। फिर सुबह अचानक से तबीयत कैसे इतनी खराब हो गई। भागे भागे जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो उनके सर पर मानो तो पहाड़ ही टूट पड़ा जब उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और कारण बताया गया साइकोसिस, जो कि उनकी बेटी को कभी था ही नहीं। यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने की कोशिश की, सबसे बात करनी चाहिए पर कोई पुख्ता जानकारी दे ही नहीं रहा था। माँ उनके पैरों पे गिर पड़ी, चीखी चिल्लाई पर किसी ने उसकी बात न सुनी और सुबह के आए जब दोपहर के 2 बज गए तब उन्हें अपनी प्यारी बेटी को देखने दिया गया। अगले साल वो जिसे दुल्हन के जोड़े में विदाई करते देखना चाहते थे, क्या पता था उन्हें कि उनके सामने ही हॉस्पिटल के मॉर्चरी में कफन ओढ़े उसकी अंतिम विदाई देखेंगे। पश्चिम बंगाल का आरजी कर मेडिकल कॉलेज महान शिक्षाविद डॉक्टर श्री राधा गोविंद कर जी के दिमाग की उपज। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भारतीयों का अपना एक ऐसा संस्थान जिसने सदियों से इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है और आगे भी छोड़ता रहेगा। हर साल औसतन 250 MBBS और 175 MD एंड MS और दूसरे भी ट्रेनिंग मुहैया करवाता ये इंस्टीट्यूशन सफलता पूर्वक सम्मानित डॉक्टर बनाता आ रहा है। ये हॉस्पिटल जो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है और सियालदा रेलवे स्टेशन से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेलगाछिया नामक एरिया में। ऐसा एक संस्थान जहाँ की हजारों की तादाद में मरीज, सैकड़ों डॉक्टर्स और सिक्योरिटी वाले मौजूद रहते हैं और CCTV भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मरीजों और उनके परिवार जनों को अंदर जाने के लिए रजिस्टर की एंट्री और दूसरी फॉर्मेलिटी से होकर भी गुजरना पड़ता है। ये सब होने के बाद भी मानवता को शर्मसार कर निर्भया कांड की ही तरह एक बार फिर से दिल दहलाने वाले इस केस के कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी वारदात के बारे में। चेस्ट एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट की एक अंडर ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात अपनी ड्यूटी पर आई। लगभग 11 बजे के आसपास रोज की तरह ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अपनी माँ से थोड़ी बहुत फोन पर बात भी की, हाल चाल भी लिया। खाना अभी तक ना खाने पर माँ ने नाराजगी जताते हुए टाइम पर खा लेने की हिदायत दी और माओ की तरह माँ को नाइट राउंड्स का टाइम हो चला है ऐसा कहकर उसने फोन रखवाया और तसल्ली देकर राउंड्स के लिए चली गई। सारे वार्ड्स में राउंड लेते हुए और कई सारे पेशेंट्स देखते हुए कब देर रात हो आई पता ही नहीं चला। डॉक्टर का काम भी ऐसा होता है, वार्ड्स के पेशेंट्स को दवाइयाँ देना, दवाइयाँ बदलना, इंजेक्शन वगैरह, इमरजेंसी के केसेस और ऐसे ही करते करते लगभग 2 बज गए। दूसरे कुछ और साथी और जूनियर्स जो ड्यूटी पर थे उनसे पूछा कि तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं। वो भी देर रात तक काम में मशरूफ थे तो वो सब एक साथ डिनर करते हैं और आज के दिनचर्या और काम के बारे में बातें करते हैं। लेडी डॉक्टर खाना खाने के बाद अकेले ही थोड़ी देर आराम करने या नैप लेने की मंशा से 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाती है जहाँ दिन में क्लासेस वगैरह के सेमिनार होते हैं, पर रात में अक्सर वो खाली रहता है, कोई आता जाता ही नहीं। थोड़ी देर में ही वो वहाँ नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह यानी 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे एक हॉस्पिटल स्टाफ की नजर पड़ती है सेमिनार हॉल में जहाँ एक महिला डॉक्टर अविश्वसनीय हालत में पाई जाती है। भागता हुआ वो स्टाफ दूसरों को बताता है, बुलाता है, लेकिन ये हालत न तो देख पाने की थी और न ही बर्दाश्त करने की। दरअसल उसका शरीर अर्धनग्न अवस्था में था, म्यूटिलेटेड बॉडी यानी बदन पर कपड़े न के बराबर थे। सर से लेकर पैर हर जगह चोट और
कुरेचने के निशान थे, मानो किसी ने दांतों से, नाखूनों से बदन के हर अंग को बहुत ही बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और सिर्फ आंख, कान, नाक और मुंह ही नहीं, बल्कि प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड बह रहा है। होंठ भी खून से सने हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्दन की हड्डी पर जोरदार प्रहार किया गया है, जिसकी वजह से वो टूट चुकी है या फिर बहुत ही जोर से दबाई गई है। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन सख्ते में आ गया। ये बात सोच से भी परे थी कि आखिरकार एक लेडी डॉक्टर जो इतनी हंसमुख और अच्छे स्वभाव की है, अपने साथी डॉक्टर्स की मदद करती है, जूनियर्स के साथ बैठकर खाना वगैरह खाती है। आखिरकार कौन इतनी हैवानियत से इस तरह से उसका बलात्कार कर उसे मारेगा? क्या वो दरिंदा बाहर से आया था या हॉस्पिटल के अंदर का ही कोई है? अब जैसे ही हॉस्पिटल में ये खबर फैलती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन फोन पर पहले ये कहा जाता है कि उनकी बेटी बीमार है, और फिर हॉस्पिटल की ओर से ऑफिशियल जानकारी दी जाती है कि उसने सुसाइड किया है। और ये बात घर वालों के मानने लायक थी ही नहीं। जो बेटी कल तक ठीक थी, जिसकी साइकोसिस की कोई हिस्ट्री ही नहीं, उस पर आखिर ये लांछन क्यों? अब जब ये वारदात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है, तो सब में भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है। प्रिंसिपल, डायरेक्टर और बड़े बड़े पदाधीश लोगों की हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। राज्य सरकार के आदेश आने लगते हैं। अब लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं। लेडी डॉक्टर के सबसे करीबी सारे मेल स्टाफ, सारे फीमेल स्टाफ और बाकी सारे स्टाफ भी बहुत आक्रोश में थे। हर किसी की बस एक ही डिमांड थी कि जैसे भी जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। अब जब थोड़ी देर में ये खबर केंद्र सरकार के हुक्मरानों को होती है, तो वो भी राज्य सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं। अलग अलग राज्यों से हो या जहाँ से भी, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोगों के दबाव बनने शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ फांसी की ही मांग हो रही होती है। ममता बनर्जी भी ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं कि हाँ, ऐसे कृत्य पे फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली फांसी की पक्षधर नहीं। ये जिस तरह का अमानवीय गंदा कृत्य है, इसमें बड़ी से बड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और हम पर्सनली सीबीआई या एसआईटी के जांच की मांग करते हैं। आनन फानन में अगले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। प्रेशर भरपूर था और एसआईटी की टीम बारीकी से हर एक चीज को खंगालने लगती है। सीसीटीवी के कैमरे खंगाले जाते हैं, जिनमें करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो सेमिनार हॉल के आसपास देखे गए। और इसी तफ्तीश के दौरान एसआईटी की टीम को एक अहम पहलू, एक अहम सबूत मिलता है। एक ब्लूटूथ ईयरफोन ये लाश वाली जगह पर मिलता है। अब ये कवायद शुरू हो जाती है कि ये किसका है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से सेमिनार हॉल के पास आए लोगों से जब पूछताछ की जाती है, तो उन सबको अपना ब्लूटूथ मोबाइल में ऑन करने को कहा जाता है। बारी बारी से ब्लूटूथ ऑन करने पर अचानक एक व्यक्ति का मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाता है, और अब ये आदमी ही था इस केस का प्राइम सस्पेक्ट। कौन था ये सवाल अब भी लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ था, और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो चलता है। और जब सच्चाई सबके सामने आती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं। ये था पुलिस का ही एक सिविक वॉलंटियर, पर बावजूद इसके पुलिस की टी शर्ट पहन शान से घूमता, अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाकर शेखी बघारता, लोगों को बकायदा डराता धमकाता। संजय रॉय नाम का ये आदमी 12,000 रुपए के मासिक वेतन पर पुलिस कल्याण बोर्ड में पुलिस का ही सिविल वॉलंटियर था, यानी सह सहायक के तौर पर कार्यरत था। पहले वो कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में ज्वाइन हुआ था, पर बाद में वेलफेयर सेल में ट्रांसफर होकर आरजीकर हॉस्पिटल के पुलिस आउटपोस्ट में ड्यूटी करने लगा। इसी वजह से हॉस्पिटल के इर्द गिर्द उसे आने जाने की खुली छूट भी मिल गई। धीरे धीरे उसने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में और स्टाफ में अपनी जान पहचान बढ़ा ली। अब ये एडमिशन और बेड अलॉटमेंट के नाम पर पैसे भी लूटने लगा, और जब इस पर से भी मन ना भरा, तो आस पास के नर्सिंग होम से अच्छी खासी कमीशन लेकर सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को वहाँ पर भर्ती करवाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि कैसे इन सब की लापरवाही से अनदेखी करता रहा हॉस्पिटल प्रशासन, और आंख अब जाकर खुली जब हैवानियत का आखिरी अंजाम सामने आया। उस रात ड्यूटी कर रही 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का न सिर्फ शोषण किया, बल्कि उसके अंगों को अपने दांतों और नाखूनों से काट काट कर, कुरेच कर, खून से सराबोर कर दिया, और फिर गला घोंट कर मार डाला। और इतने सब के बावजूद जब तृप्ति ना मिली, तो उसके मृत शरीर के साथ फिर से कुकृत्य किया। बहरहाल ब्लूटूथ ईयरफोन और सीसीटीवी के आधार पर जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो उसने स्वीकार कर लिया, और मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें पोर्न वीडियो भी मिले, जो कि अपने आप में बहुत ही वायलेंट और एक्सट्रीम तरह के थे। कोलकाता का ये निवासी अपनी माँ के साथ रह रहा था। आस पड़ोस से छानबीन करने के बाद पता चला कि यह व्यक्ति खुद को हर जगह पुलिस वाला बताता था, और इसने एक नहीं कई शादियां की हैं। इसके पीने की लत से कोई भी शादी सफल नहीं हो पाई, और पिछली बीवी की मौत
तो कैंसर से हुई, पर जिसे अब संदिग्ध नजर से देखा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में उसकी मां अपने बेटे के बचाव में सामने आई है और उसने बयान दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर संजय रॉय ने गुनाह कबूला है और तथाकथित तौर पर उसने ये भी कहा है कि मुझे कोई दुख नहीं इस कृत्य का, सरकार चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे। मीडिया हाउस से आ रही रिपोर्ट के अनुसार हैवानियत एक बार नहीं कई बार की गई और सबसे दुखद बात ये थी कि मारने के बाद भी की गई, जो वाकई में दिल दहलाने वाला। लेकिन कुछ बातें या फिर वो बिंदु जो पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी को दिखाते हैं और साथ ही साथ स्पेशल टीम इन बिंदुओं पर ही तहकीकात कर रही है। जैसे कि सेमिनार हॉल से लेडी डॉक्टर ने चीखने और चिल्लाने की कोशिश जरूर की होगी। आखिर कैसे सिर्फ एक आरोपी होने के बावजूद विक्टिम की चीख किसी ने नहीं सुनी। संजय रॉय जैसे एवरेज बदन के व्यक्ति ने दुष्कर्म करते हुए विक्टिम को सफोकेट भी किया, उसे भागने से या हमला करने से भी रोके रखा। एक आदमी के होने पर यह भला कैसे संभव हुआ? कहीं इस दुष्कर्म के भागीदार एक से ज्यादा तो नहीं जिनकी पहचान को छिपाया जा रहा है सिर्फ एक के एवज में, यानी एक को बलि का बकरा बनाकर? क्योंकि अगर गहराई से सोचें तो आखिरकार किस बिना पर हॉस्पिटल ने तुरंत ही परिवार वालों को सुसाइड एट्रीब्यूटेड बाय साइकोसिस बताया? कहीं ऊपर से कोई ऐसा दबाव तो नहीं ऐसे स्टेटमेंट का जिम्मेदार? लेकिन अभी इस वारदात के कई अनसुलझे पहलू सामने आने बाकी हैं। शायद 9 अगस्त 2024 को हुई इस वारदात में 10 अगस्त 2024 को यानी अगले ही दिन अपराधी का कबूलनामा मिल जाता है विक्टिम लेडी डॉक्टर के सहकर्मी के ऑनलाइन पोस्ट में, जहां संजय रॉय के साथ अन्य किसी व्यक्ति के भी मौजूद होने की बात कही गई है और इस बात को भी कबूला गया है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये उनका ही कोई बैचमेट है, यानी कोई सह पीजीटी अंडरटेनी डॉक्टर। क्या ये बातें बस बेबुनियाद अटकलें हैं या एक राज है किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़ा? खैर, ये केस फिर एक बार दर्द का एक खौफनाक मंजर जो सदियों तक हमारे जहन में बना रहेगा, वह एहसास छोड़ जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कि सालों पहले निर्भया कांड ने किया। समाज का ये मानना कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी लड़कियां जब काबिल बन जाएं तो समाज बदलेगा, लेकिन इस घटना ने इस सोच को झुठला दिया। क्योंकि विक्टिम कोई आम लड़की नहीं, MBBS कंप्लीट कर चुकी एक डॉक्टर रह चुकी थी और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रही थी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अपराधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या की धारा है, इन धाराओं के बिना पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। अब जब पोस्टमार्टम की और DNA सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएंगे तो उसके आधार पर सच्चाई के और भी चौंकाने वाले रहस्य सामने आए, जब आरोपी को कोर्ट में 23 अगस्त तक पेश किया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जो अभी भी सबके मन में चल रहे हैं वो ये कि क्या ये अपराधी सिर्फ एक स्केपगोट या बलि का बकरा तो नहीं? कहीं इस वारदात के तार कहीं और से तो नहीं जुड़े? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या ऊपरी दबाव तो नहीं? और अगर ऐसा ना था तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरुआती दौर में हॉस्पिटल अथॉरिटी का ये स्टेटमेंट कि वो सेमिनार हॉल में अकेले सोने ही क्यों गई, ऐसा विक्टिम ब्लेमिंग कर क्यों दबाए जाने की कोशिश की गई? बहरहाल मैं सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा एक हादसा लेकर मैं आपके सामने आऊँ। लेकिन सच में ये वीडियो बस एक कोशिश है, आपको, मुझे और हमारे समाज को जागरूक और बेहतर बनाने की कोशिश मेरे खुद की ओर से। और उम्मीद है आपको हमारी ये कड़ी पसंद जरूर आई होगी। तो इस प्रयास को जरूर सपोर्ट करें और अपने जान पहचान वालों को शेयर करें ताकि हम एक जागरूक समाज बना सकें। धन्यवाद।